नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका ऑप्शनल क्लासेज में। हम जो शिक्षण अभिरुचि कह दो या अभिवृत्ति या अभिक्षमता उसके क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं की सुनी सीरीज में हम देखेंगे आज शिक्षण अभिरुचि के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और बचे अपने, केवल 500 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद हम जो थ्योरी की जो क्लास है वो शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। ये जो सीरीज है, ये क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के रूप में, दोनों के लिए संयुक्त रूप से काम में आएंगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि आप बच्चों की योग्यता को निखारना चाहते हैं तब निम्नलिखित में से आप किसे अनुमोदित करेंगे? पहला ऑप्शन है विषय में रुचि उत्पन्न पैदा करना, अनुभव के ढांचे को विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना और मानसिक जो क्षमताएं हैं उनको प्रशिक्षित करना। अगर बच्चों की योग्यता को निकालना है तो उन्हें मानसिक रूप से सक्षम बनाना होगा। उनकी जो मानसिक जो योग्यता है वो उस स्तर तक ले जाना होगा जिस स्तर तक आप उन्हें सिखाना चाहते हो। तो जो सबसे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य है। वैसे तो बच्चों को जो दंडित करना है वो गलत है, लेकिन एक जो मनोवैज्ञानिक है वाटसन, उन्होंने कहा है अगर बच्चे को दंडित करें उसका कारण बता देना चाहिए। मतलब कारण बताने के बाद उसे दंडित करना गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बात उनके जमाने में सही है, लेकिन आज के युग के अंदर देखा जाए तो दंडित करना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। तो जो दंडित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, दंडित करना गलत है, न्यायोचित नहीं है। पहला ऑप्शन है अपना प्रभुत्व स्थापित करना, दूसरों को इस कार्य को करने से रोकना, दूसरे जो बच्चे हैं उनको इस कार्य करने से रोका जाए। तीसरा है दोषी छात्र को सुधारना, और जो अगला ऑप्शन है जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना, उसका बदला लेना। तो इनमें से देखा जाए तो प्रभुत्व स्थापित करना, प्रभुत्व का मतलब होता है अपने जो विचार हैं उन पर वो विचार आरोपित करना, थोपना। दूसरा है कि अगर जो गलती करने वाले बच्चे को हम दंडित कर देंगे तो जो अन्य जो छात्र हैं वो ये काम नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे, ये उद्देश्य है। या फिर जिस छात्र में वो दोष है उस दोष को सुधारना दंडित करने का उद्देश्य होना चाहिए, या जो गलती उस छात्र ने की है उसका बदला लेना चाहिए। तो चारों ऑप्शनों में से अगर देखा जाए तो सबसे जो सही आंसर होगा वो होगा जो गलती करने वाला जो दोषी छात्र है उस छात्र को सुधारना दंडित करने का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन। छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की प्रमुख भूमिका है, उसे इस तरह समझा जा सकता है। तो छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है? पहला, छात्रों के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए, अच्छा उदाहरण पेश किया जाए जिसका वे अनुकरण कर सके। शिक्षक है वो छात्रों के सामने एक उदाहरण पेश करे और उस उदाहरण के अनुसार छात्र उसका अनुकरण करे। दूसरा है प्रभावी जो शिक्षण पद्धति है उसके द्वारा छात्रों को विकास करने में सहायता की जाए, छात्रों का विकास करने में सहायता की जाए। अगली है कक्षा प्रबंधन तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना, कक्षा में छात्रों के उचित स्थान पर बैठने की व्यवस्था को सुगम बनाना। तो छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो भूमिका होती है वो होती है प्रभावी शिक्षण विधि द्वारा, प्रभावी जो शिक्षण पद्धति है उसके द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें और आंसर भी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो उचित आंसर है जिसमें 3 नंबर मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखते हैं। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए, या स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिले। तो कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें इसलिए प्रेरित करना चाहिए कि वो लगातार प्रश्न करते रहें और अपना जो
प्रश्न है वो पूछते रहे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का क्या कारण है। शिक्षक पढ़ा रहा है और साथ में उदाहरण दे रहा है, तो उस उदाहरण देने का कारण क्या है। पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके, या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या पाठ की व्याख्या करने के लिए, और पाठ को रुचिकर बनाने के लिए। तो पाठ को रुचिकर बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होती है टीचिंग एड्स, या उसको बोलते हैं टीएलएम। शिक्षण अधिगम जो सामग्री होती है उनका उपयोग किया जाता है विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए। अगला है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने पर छात्रों की जो एकाग्रता है वो बनी रहेगी। और व्याख्या करने के लिए दृष्टांत या जो उदाहरण है उनका प्रयोग किया जाता है। ये कहते हैं कि उदाहरण या जो दृष्टांत होते हैं उनकी सहायता से पाठ की व्याख्या की जाती है। तो उदाहरण देने का जो कारण है वो हो जाएगा पाठ की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। व्यक्तित्व और जो चरित्र है उसका निर्माण करना, या अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान प्रदान करना, या समाज सुधार करना। तो ये क्वेश्चन है, एक बार हम पहले भी देख चुके हैं कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व और जो चरित्र है उसका निर्माण करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी। पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, या छात्रों का मार्गदर्शन करना, या सूचना प्रदान करना। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से अगर भविष्य में शिक्षक की जो भूमिका सोचे वो केवल मार्गदर्शक की होगी, मार्गदर्शक की होगी या निर्देशक की होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सीसीई से संबंधित क्वेश्चन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई कंटिन्यूस, इसकी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, जो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, या छात्रों के केवल शैक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करता है, या छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, या छात्रों की जो सामाजिक अनुकूलन क्षमता है उसको सम्मिलित करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंदर जो शैक्षिक और शैक्षिक के साथ साथ जो भी गतिविधियां होती हैं उनको सह शैक्षिक गतिविधियां कहते हैं। इन्हें दोनों प्रकार की गतिविधियों का आकलन किया जाता है। तो देखा जाए तो ये ऑप्शन सबसे राइट आंसर होगा। बच्चों से संबंधित जो भी विद्यालय गतिविधियां हैं उनके सभी पहलुओं का मतलब यहाँ शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों से हैं, उन सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है। आगे देखते हैं, जब एक शिक्षक अपने या अपनी विद्यार्थियों से संवाद करे, संवाद का मतलब होता है बातचीत करे, तब महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उदासीनता, या सहानुभूति, या घृणा, या समानुभूति। समानुभूति का होता है जैसी अनुभूति छात्र कर रहे हैं वैसी अनुभूति शिक्षक करें। सहानुभूति का मतलब होता है कि उन्हें स्वतंत्र फील कराए। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों से संवाद करेगा तो उसकी सहानुभूति होनी चाहिए, न कि उदासीनता, घृणा और समानुभूति। इनके अलावा सहानुभूति है वो सबसे उचित होगा। आगे देखिए, कक्षा में जो संवाद है वो होना चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या छात्र केंद्रित, या सर्वसाधारण केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित। जो कक्षा में संवाद कराए, जो भी गतिविधियां कक्षा के अंदर होती है वो सब छात्र केंद्रित होनी चाहिए, पूरी कक्षा ही छात्र केंद्रित होनी चाहिए। आगे देखते हैं, जीवन कौशल लोगों का
रिक्त स्थान और फिर से रिक्त स्थान है और व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है अनुकूलनीय और समायोजित, ऑप्शन बी है भावुक और स्थिर, ऑप्शन सी है अनुकूलनीय और सामाजिक और ऑप्शन डी है अनुकूलनीय और सकारात्मक। जो जीवन कौशल होता है वो अनुकूलनीय और सकारात्मक व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है सुआयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को उत्साह, ऑप्शन ए है सुआयोजित प्रश्नोत्तरी वो आपके छात्रों को उत्साहित करती है या उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है जिनसे उन्हें लाभ हो या कुछ आनंद प्राप्त कराती है, और अंतिम जो ऑप्शन है वो है विषय और कौशल पर ज्ञान बढ़ाने पर जोर डालती है। सुआयोजित मतलब अच्छी तरीके से आयोजित, पहले से प्लान की हुई जो प्रश्नोत्तरी होती है वो छात्रों को उत्साहित करती है, उस प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए उत्साहित करती है और छात्र उस प्रश्नोत्तरी में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वापस सतत और व्यापक मूल्यांकन से, जिसे हम सीसी कहते हैं। यहां संचय का मतलब व्यापक होता है, इसे संबंधित क्यों सुना गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए और जो मूल्यांकन है वो वर्ष भर चले, ऐसे नहीं है कि आपका जो आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ उपलब्धि ग्रहण की, उसका जो मूल्यांकन है वो साल में 1 या 2 एग्जाम के द्वारा कर लिए जाए, उसका कतई ये मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए है विद्यालय छोड़ने वालों की दर कम करना या शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना या तनाव और चिंता को कम करना, और अगला ऑप्शन है छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। तो इनमें से जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है परीक्षा से जो तनाव उत्पन्न होता है या परीक्षा संबंधी जो चिंता होती है उसको कम करना। अब कम कैसे किया जाएगा? सीसीई के अंदर जब छात्र विद्यालय के अंदर आता है तब से लेकर जब विद्यालय से बाहर जाता है तो पूरा लगातार उसका मूल्यांकन होता है, और सभी जो शैक्षिक और शैक्षिक जो गतिविधियां होती है उसमें छात्र किस प्रकार से भाग लेता है, इन सब का मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन होगा तनाव और चिंता को कम करना आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, विद्यालय में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे पौधों और जो पालतू पशु हैं उनकी देखभाल करें या बुजुर्गों के प्रति दया भाव रखें या अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। तो सही आंसर होगा वो होगा पौधों और जो पालतू पशु हैं उनकी देखभाल करें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को खालिस्तान होना चाहिए। तो आत्मविश्वासी और विश्वासप्रद होना चाहिए या आत्मविश्वासी और मिलनसार होना चाहिए या आत्मविश्वासी और सक्षम, और लास्ट में है सक्षम और शर्मिला। तो सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को आत्मविश्वासी, खुद पर विश्वास होना चाहिए और बोलने में शिक्षक सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपकी कक्षा में जो छात्र हैं वो मादक जो द्रव्य होता है उसका सेवन करते हुए पाए जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पुलिस को सूचित करना चाहिए या आपके जो प्रधानाध्यापक हैं उनको सूचित करना चाहिए या उन्हें उचित परामर्श या सलाह देनी चाहिए या उन्हें दंडित करना चाहिए। तो मादक द्रव्य करने वाले जो छात्र होते हैं उन्हें जरूरत होती है परामर्श या सलाह की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धतियां हैं। पहली है स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना या सर्वेक्षण साक्षात्कार या जीवन संबंधी और निबंधात्मक पद्धति या परोक्ष अवलोकन। तो जो
छात्रों की जो अभिव्यक्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित या लोकप्रिय जो पद्धति है वो है स्वप्रगति सूची या अभिव्यक्ति का जो पैमाना है वो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसे व्यवहार करेंगे। इसे बोलते हैं पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अभिभावकों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका संक्षिप्त उत्तर देंगे या बच्चे की जो योग्यता है और कमजोरी है उस पर विचार विमर्श करेंगे या उन्हें दूसरे विषय से परिचित कराएंगे या अभिभावकों से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे। पीटीएम विद्यालय में जब पीटीएम होती है तब जो बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है उन्होंने कितनी उपलब्धि ग्रहण की वो उनके सामने प्रदर्शित की जाती है और इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों की जो उपलब्धियां हैं और जो कमियां हैं वो दोनों प्रदर्शित होती हैं और अभिभावकों को उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से बच्चों की योग्यता और जो कमजोरी है उसके बारे में पता चलता है और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए जो पीटीएम जो होती है उसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक को किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते। पहला, विषय वस्तु को अनदेखा करने पर या अनौचित्य और पक्षपातवाद के कारण या बच्चों से अवांछित भाग, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार करने पर। तो सबसे जो उचित आंसर होगा वो होगा चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार करने पर। इसमें और भी उत्तर सही हो सकते हैं लेकिन उनके लिए आपको इसके लिए 3 नंबर मिलेंगे और जो अन्य जो उत्तर सही है उनके लिए 2 नंबर या 1 नंबर मिलेगा और जो गलत आंसर होगा उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये सबसे सही उत्तर है। वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, छात्रों के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं। जो शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं वो नाट्य कला का सहारा लेते हैं या सीखने सिखाने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है उसमें छात्रों को सम्मिलित करते हैं, उनकी भागीदारी को महत्व देते हैं या विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं या उपयुक्त सभी। तो पढ़ाने के लिए जो उत्सुक शिक्षक होते हैं वो तो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है या जो पद्धति है उसमें छात्रों को सम्मिलित करने पर, उनकी जो सक्रिय भागीदारी है उन पर जोर देते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों की अगर आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है या इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्शन ई क्लासेज में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही।